भारत, वह देश जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। सूरज की पहली किरण जब सिंधु नदी के जल को छूती थी तो उसका प्रतिबिंब ऐसे चमकता था मानो धरती ने सोने का वस्त्र पहन लिया हो। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये वही धरती थी जिसे बाद में दुनिया भारत के नाम से जानने लगी। यह वह समय था जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार में डूबे हुए थे, लेकिन भारत ज्ञान, धन और संस्कृति के उजाले से चमक रहा था। धरती जो सोना उगलती थी, भारत की भूमि केवल मिट्टी नहीं थी, वह उपजाऊ थी, जीवनदायिनी थी और समृद्धि से भरी हुई थी। यहाँ खेतों में अनाज ऐसे लहलहाते थे जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। गेहूं, चावल, जौ, दालें, कपास, हर ऋतु में कुछ न कुछ उगता था। अकाल शब्द लोगों की जिंदगी में लगभग अजनबी था। नदियां गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा केवल जल नहीं बहाती थीं, वे सभ्यता बहाती थीं। इन नदियों के किनारे बसे नगर अपने समय के सबसे समृद्ध नगरों में गिने जाते थे। सोना, चांदी और रत्नों का देश, भारत की खदानों से सोना, चांदी, तांबा और लोहे का उत्खनन होता था। दक्षिण भारत और दक्कन की धरती हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध थी। यही वह भूमि थी जहां से कोहिनूर जैसे हीरे ने जन्म लिया। राजाओं के मुकुट, रानियों के आभूषण, मंदिरों की मूर्तियां सब सोने से सजे होते थे। पर भारत की विशेषता केवल ये नहीं थी कि यहाँ सोना था, विशेषता ये थी कि यहाँ सोने को पूज्य नहीं, उपयोगी माना जाता था। जब दुनिया भारत की ओर देखती थी, रोम, ग्रीस, मिस्र, चीन और अरब दुनिया के बड़े साम्राज्य भारत से व्यापार करने के लिए लालायित रहते थे। कारण साफ था, भारत के पास था दुर्लभ मसाले, महीन सूती और रेशमी वस्त्र, सुगंधित इत्र, औषधियां, कीमती पत्थर। विदेशी व्यापारी अपने जहाजों में सोने के सिक्के भरकर लाते थे और भारत से सामान खरीदकर खाली जहाजों में लौटते थे। रोमन इतिहासकारों ने लिखा, भारत वह देश है जहां से हमारा सोना लौटकर नहीं आता। यही कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। एक ऐसी चिड़िया जो पूरी दुनिया को धन देती थी लेकिन खुद कभी गरीब नहीं होती थी। ज्ञान भारत का असली खजाना। लेकिन अगर कोई सोचता है कि भारत सिर्फ धन के कारण महान था तो वह आधा सच जानता है। भारत का असली सोना उसका ज्ञान था। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग गिनती तक नहीं जानते थे, भारत में शून्य शून्य की खोज हो चुकी थी। दशमलव प्रणाली प्रचलन में थी, गणित और ज्योतिष विकसित थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान आकाश के रहस्यों को सुलझा रहे थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र आते थे। यहाँ शिक्षा मुफ्त थी और ज्ञान को व्यापार नहीं, सेवा माना जाता था। संस्कृति जो दिल जीत ले, भारत की संस्कृति किसी तलवार से नहीं फैली, वह आचरण से फैली। अतिथि देवो भव सिर्फ कहावत नहीं थी, जीवन का नियम था। कला, नृत्य, संगीत, शिल्प, हर क्षेत्र में भारत समृद्ध था। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक जीवन के केंद्र थे। लेकिन चमक आंखों को चुभती है। जहाँ सोना होता है वहाँ लालच भी आता है। भारत की यही अपार समृद्धि धीरे धीरे दुनिया की नजरों में खटकने लगी। विदेशी यात्रियों ने भारत की कहानियां अपने देशों में सुनाई। सोने से सजे मंदिर, दौलत से भरे बाजार और शांत जीवन। और यहीं से एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसमें सोने की चिड़िया को पिंजरे में डालने की कोशिशें शुरू हुईं। हवा की दिशा बदल रही थी, क्षितिज पर अनजाने साए उभरने लगे थे और इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। हवा में अब भी वही मिठास थी, लेकिन दूर क्षितिज पर उठते बादल कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। भारत अब भी समृद्ध था, पर उसकी समृद्धि की खबर उसकी सीमाओं से बहुत दूर पहुंच चुकी थी। यात्रियों की आंखों से देखा गया भारत। विदेशी यात्री जब भारत आते तो केवल व्यापार ही नहीं देखते, वे एक अलग ही संसार देखकर लौटते थे। फाहियान, वेनसांग, अलबरूनी, इन यात्रियों की लेखनी में भारत किसी कल्पना लोक जैसा लगता है। वेनसांग लिखता है कि यहाँ के लोग सरल हैं, अपराध कम हैं और राजा न्यायप्रिय हैं। शहरों में बाजार खुले हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं और आश्रमों में शांत चिंतन होता है। यहाँ के राजा अपने खजाने को केवल संग्रह नहीं करते, वे उसे प्रजा के कल्याण में लगाते हैं। राजा और प्रजा का संबंध भारत में शासन का अर्थ सिर्फ सत्ता नहीं था, वह कर्तव्य था। राजा स्वयं को धरती का स्वामी नहीं, धरती का रक्षक मानते थे। अगर फसल खराब होती तो कर माफ कर दिया जाता, अगर बाढ़ आती तो राजकोष खोल दिए जाते। इसीलिए भारत की संपन्नता कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित नहीं थी, वह समाज के हर स्तर में बहती थी। गांव भारत की असली ताकत, भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती थी। छोटे छोटे गांव अपने आप में पूर्ण संसार थे। खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, बुनाई, सब कुछ वहीं होता था। गांव आत्मनिर्भर थे।
उन्हें बाहरी सहारे की जरूरत नहीं थी। यही कारण था कि भारत की जड़ें बहुत गहरी थीं और यही बात आक्रमणकारियों को समझ नहीं आई। जब सोने की खुशबू दूर तक फैली, अरब व्यापारी पहले व्यापार के लिए आए। वे मसाले लेने आए, रेशम लेने आए और भारत की समृद्धि देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपने देशों में बताया, एक ऐसा देश है जहाँ धन की कमी नहीं, जहाँ ज्ञान की पूजा होती है, जहाँ लोग संतोष में जीते हैं। और यहीं से लालच ने जन्म लिया। जहाँ व्यापार था, वहीं धीरे धीरे आक्रमण की योजनाएं बनने लगीं। पहला झटका, जब पहली बार विदेशी आक्रमणकारी तलवार लेकर भारत पहुंचे तो उन्हें लगा कि वे किसी आसान शिकार पर आए हैं। लेकिन भारत केवल सोने की चिड़िया नहीं था, वह संस्कारों की चिड़िया भी था। यहाँ के लोग लड़ना जानते थे पर अनावश्यक हिंसा नहीं करते थे। यही कारण था कि कुछ युद्ध जीते गए और कुछ रणनीति की कमी के कारण हार भी गए। लूट की शुरुआत मंदिरों में जमा सोना आस्था का प्रतीक था, लेकिन आक्रमणकारियों की नजर में वह सिर्फ धन था। जहाँ पूजा होती थी वहीं तलवारें चली, जहाँ ज्ञान दिया जाता था वहीं आग लगा दी गई। धीरे धीरे सोने की चिड़िया के पंख कतरने लगे। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। फिर भी भारत क्यों बचा रहा? क्योंकि भारत केवल खजानों से नहीं, मानसिक शक्ति से समृद्ध था। एक साम्राज्य गिरा, दूसरा उठा, एक राजा गया, दूसरा आया, लेकिन भारत की संस्कृति, उसकी भाषा, उसका ज्ञान सब जीवित रहा। गुरुकुल चलते रहे, त्योहार मनते रहे, नदियां बहती रहीं। समय की सबसे बड़ी परीक्षा, फिर एक दिन समुद्र के रास्ते कुछ नए चेहरे आए। वे व्यापार की भाषा बोलते थे, लेकिन उनकी नजर सीधे खजाने पर थी। वे थे अंग्रेज। शुरुआत में उन्हें भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उनकी चालें धीमी और गहरी थीं। उन्होंने तलवार से पहले व्यवस्था पर वार किया। सोने की चिड़िया का सबसे बड़ा नुकसान, अंग्रेजों ने भारत का सोना ही नहीं लिया, उन्होंने भारत का आत्मविश्वास भी लूटा। स्थानीय उद्योग टूटे, बुनकर भूखे मरे, गांव निर्भर होने लगे। जो देश दुनिया को निर्यात करता था, वह आयात पर निर्भर बना दिया गया। और यहीं से सोने की चिड़िया घायल होने लगी। लेकिन चिड़िया मरी नहीं थी, उसकी सांसें धीमी थीं, पर उसकी आंखों में अब भी चिंगारी थी। इतिहास फिर करवट ले रहा था और इस बार कहानी केवल अतीत की नहीं, भविष्य की भी थी। उस दौर में भारत की मिट्टी चुप थी, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन थी। हर गांव, हर शहर मानो कुछ कह देना चाहता हो, पर शब्द अभी जन्म नहीं ले पाए थे। जगी हुई चेतना, अंग्रेज समझ रहे थे कि उन्होंने भारत को जीत लिया है, पर असल में उन्होंने सिर्फ सत्ता छीनी थी, आत्मा नहीं। किसानों की झोपड़ियों में, बुनकरों के करघों पर, साधुओं की वाणी में एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या हम सच में कमजोर हैं? और इसी प्रश्न ने एक दिन उत्तर को जन्म दिया। विचारों की चिंगारी, जब तलवारें बेअसर हो जाती हैं तो विचार जन्म लेते हैं। राजा कमजोर हो सकते हैं पर विचार नहीं, राजा गिर सकते हैं पर संस्कृति नहीं। भारत की यही ताकत उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। एक साधारण धोती पहनने वाला व्यक्ति जब यह कहता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इतिहास ठहर कर सुनता है। सोने की चिड़िया की असली उड़ान, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा गया था कि उसके पास सोना था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हर बार राख से उठ खड़ी होती थी। अंग्रेजों ने धन लूटा, उद्योग तोड़े, शिक्षा को गुलाम बनाया, लेकिन वे यह भूल गए कि भारत का असली धन उसके मूल्य थे। गांव फिर जागने लगे। गांव जिन्हें कभी आत्मनिर्भर बनाया गया था, फिर से अपनी ताकत पहचानने लगे। चरखा घूमने लगा, खादी ने जन्म लिया, विदेशी कपड़े जलाए गए। यह सिर्फ कपड़ों का त्याग नहीं था, यह मानसिक गुलामी से मुक्ति थी। जब पूरी दुनिया देख रही थी, दुनिया हैरान थी। जिस देश को उन्होंने टूट चुका समझ लिया था, वही देश शांतिपूर्ण तरीके से एक साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। न कोई विशाल सेना, न आधुनिक हथियार, सिर्फ सत्य और साहस, आजादी। लेकिन कहानी पूरी नहीं। जब भारत आजाद हुआ तो चिड़िया पिंजरे से बाहर आई, लेकिन उसके पंख अभी कमजोर थे। लूटा हुआ धन वापस नहीं आया, टूटा हुआ ढांचा रातों रात खड़ा नहीं हुआ। पर एक बात साफ थी, अब भारत अपने फैसले खुद ले सकता था। क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है? यह सवाल इतिहास नहीं, वर्तमान पूछता है। आज भारत के पास ज्ञान है, युवा शक्ति है, विज्ञान और तकनीक है। सोना शायद उतना न हो, लेकिन संभावनाएं अपार हैं। अगर कभी फिर से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाएगा, तो वह लूटे हुए खजानों के कारण नहीं, बल्कि सृजन, आत्मनिर्भरता और ज्ञान के कारण होगा। इतिहास का संदेश, इतिहास ये नहीं कहता कि भारत कभी महान था, इतिहास ये कहता है कि भारत महान बना रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सोने की चिड़िया को पिंजरे में डाला जा सकता है, उसके पंख काटे जा सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान की चाह कभी नहीं छीनी जा सकती। और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी दुनिया जब भारत को देखती है, तो उसे सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता दिखाई देती है। कहानी अभी रुकी नहीं है, ये आज भी लिखी जा रही है। हर उस हाथ से जो ईमानदारी से काम करता है, हर उस मन से जो भारत पर विश्वास करता है। समय कभी रुकता नहीं,
वह न किसी की जीत का इंतजार करता है न किसी की हार का। भारत भी समय के साथ बदला, लेकिन बदला झुककर नहीं, बदला सीखकर। आज का भारत अतीत की परछाई नहीं। आज जब कोई पूछता है भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, तो यह सिर्फ इतिहास का प्रश्न नहीं रहता, यह आत्ममंथन बन जाता है। क्योंकि सोने की चिड़िया होना सिर्फ धन का प्रतीक नहीं था, वह दृष्टि का प्रतीक था। भारत वह देश था जो लेने से पहले देने के बारे में सोचता था, जो जीतने से पहले संतुलन देखता था, जो खोया उससे ज्यादा जो बचा रहा। हजारों सालों के आक्रमण, सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इन सब के बाद भी अगर कुछ बचा रहा तो वह था भाषा, संस्कृति, मूल्य और आत्मा। राजवंश मिट गए, साम्राज्य ढह गए, लेकिन भारत की चेतना नदी की तरफ बहती रही। असली सोना क्या था? अतीत में सोने की चिड़िया कहे जाने का कारण सिर्फ खदानें नहीं थीं। असली सोना था ज्ञान का सम्मान, श्रम की इज्जत, संतुलन में जीने की कला। भारत जानता था कि प्रकृति से कैसे लेना है और उसे कैसे लौटाना है। यही कारण था कि यहाँ समृद्धि थी, लेकिन लालच नहीं। भविष्य की ओर देखती चिड़िया। आज भारत फिर खड़ा है एक मोड़ पर। दुनिया फिर देख रही है, पर इस बार नजर सिर्फ सोने पर नहीं, संभावनाओं पर है। युवा हैं, विचार हैं, तकनीक है और सबसे जरूरी सीख लेने का साहस है। अगर भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा तो वह लूटने के लिए नहीं बल्कि प्रेरणा देने के लिए होगा। इतिहास की आखिरी सीख। इतिहास ये नहीं कहता कि भारत पर कभी संकट नहीं आएगा। इतिहास ये कहता है भारत हर संकट के बाद खुद को नए रूप में गढ़ लेता है। सोने की चिड़िया को कई बार जमीन पर गिराया गया, लेकिन उसने हर बार अपने पंख खुद बनाए। अंत नहीं, उत्तर। इसलिए जब कोई पूछे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, तो जवाब सिर्फ अतीत में मत ढूंढना, जवाब उस सोच में है जो आज भी जिंदा है। क्योंकि सोने की चिड़िया कोई स्मारक नहीं, वह एक जिम्मेदारी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी अब तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में है, हम सबके हाथ में है। जब भी भारत ज्ञान को धन से ऊपर रखेगा, कर्तव्य को अधिकार से पहले रखेगा, उस दिन दुनिया फिर कहेगी यह वही देश है, सोने की चिड़िया।